हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग यूपी के टीजीटी एसएसटी के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को डिस्कस करेंगे और आज हम लोग 2016 के पेपर को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 2021 के पेपर को डिस्कस किया था। इस सीरीज़ में हम लोग हिस्ट्री तथा पॉलिटी के सभी PYQs को सॉल्व करेंगे यूपी के टीजीटी के। जिसमें पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा था। तो हो जाएगा क्रेशियन। क्रेशियन की बात करें तो यह प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है। और मुस्टेरियम की बात करें तो इसको एक उपकरण के अंतर्गत रखा गया है। अचूलियन तथा ओल्डोवॉर्म की बात करें तो ये भी एक उपकरण के रूप में प्रदर्शित किया गया है। और ये सभी उपकरण सबसे प्राचीन उपकरणों की श्रेणी में रखे गए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल से पाए गए हैं। तो ये पाए गए हैं बुर्जहोम तथा रंगपुर से। बुर्जहोम की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में है। तो नवपाषाण कालीन युग के प्रथम प्रसार उपकरण यूपी के टोंस नदी घाटी में सबसे पहले 1860 में लेमेंसुनियर ने प्राप्त किया था। और नवपाषाण कालीन स्थल कौन सा है, बुर्जहोम तथा गुफार काल, जो कि कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। यहाँ से अनेक गर्तावास मतलब कि गड्ढ गृह मृद भांड तथा हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं। और बुर्जहोम से जो प्राप्त कब्रें हैं, यहाँ पे पालतू कुत्तों को मालिक के साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृति निम्नलिखित राज्यों में से किस स्थान के नाम पर ही नामित की गई है। तो जोरवे संस्कृति ये संबंधित है महाराष्ट्र से। और महाराष्ट्र में पाई गई जोरवे बस्तियों में एक तरह का निवासगत अधिक्रम मतलब कि ऊंच नीच का क्रम दिखाई देता है। इससे यहाँ पे द्विस्तरीय निवास का अभ्यास मिलता है। और जोरवे ये पश्चिमी महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय स्थल पर पाई गई। तो हो जाएगा धौलावीरा। कहाँ पे है, गुजरात में है। तो धौलावीरा ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसकी खोज 1908 में RS बिष्ट ने की थी। और धौलावीरा वर्तमान में खोजे गए हड़प्पा कालीन विशालतम नगरों में से एक है। और यह 3 प्रमुख भागों में विभाजित था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का उद्घाटन अभी तक नहीं किया गया है। निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। पहला कहता है कि इनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। पहला बिल्कुल करेक्ट है। और इनके अभिलेखों की छोटी लंबाई है, दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति है। इसके तीनों कथन ही सही हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वेद संगीता की 1/4 ऋचाएँ किसको निर्देशित करती हैं। तो ये संबंधित है इंद्र से। तो इंद्र का उल्लेख ऋग्वेद में 250 टाइम्स हुआ है। अर्थात संगीता के लगभग 1/4 भाग में अकेले इंद्र का उल्लेख है। और इंद्र ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे प्राचीन देवता हैं। इन्हें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला व युद्ध के नेता के रूप में चित्रित किया गया है। और प्राकृतिक रूप में वर्षा का देवता भी माना गया है इन्हें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रमाणित व्याख्या देता है। तो हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। और शतपथ ब्राह्मण या यजुर्वेद का ब्राह्मण है। नेक्स्ट है, निष्क निम्नलिखित में से किस काल में विनिमय के एक माध्यम के रूप में प्रयुक्त हुआ था। तो हो जाएगा वैदिक काल में। तो वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का प्रयोग किया जाता था। हिरण्य और सुवर्ण शब्द का प्रयोग सोने के लिए किया जाता था। तथा निष्क की बात करें तो निष्क सोने का एक आभूषण था। और निष्क जो ऋग वैदिक काल में एक आभूषण था, यही उत्तर वैदिक काल में एक मुद्रा के रूप में प्रचलित होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मकांडी वेद है। तो ये हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद ये कर्मकांडी वेद है। नेक्स्ट है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय या हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यह निम्नलिखित में से किस उपनिषद में आता है। तो ये संबंधित है बृहदारण्यक उपनिषद से। और इसी उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद का उल्लेख भी मिलता है। और यह सबसे बड़ा उपनिषद है। कौन सा, बृहदारण्यक उपनिषद। नेक्स्ट है, जैन धर्म में एक पृथक संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना कहाँ पर परिणत होती है। तो इसमें होना चाहिए पाटलिपुत्र, लेकिन पाटलिपुत्र ऑप्शन में ही नहीं है। तो इसमें आयोग के द्वारा माना गया ऑप्शन भी मतलब वल्लभी को। तो 4th शताब्दी ईसा पूर्व में फर्स्ट जैन सभा का आयोजन होता है। कहाँ, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में। स्थूलभद्र की अध्यक्षता में होता है। और इसी सभा में जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर तथा दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में हो जाता है। स्थूलभद्र के जो अनुयायी होते हैं ये श्वेतांबर और भद्रवायु के अनुयायी दिगंबर कहलाए थे।
निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य माना जाता है? तो ये हो जाएंगे अशोक के शिलालेख। और राज्याभिषेक से संबंधित मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। नेक्स्ट है, केवल एक ही शिलालेख है जिसमें अशोक ने करारोपण के बारे में बात की है। इनमें से कौन सा वह शिलालेख है? तो इसमें हो जाएगा रुम्मनी देय स्तंभ शिलालेख। और यह शिलालेख नेपाल की तराई में स्थित है। इस अभिलेख से पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ पे धार्मिक कर जो कि बलि था इसको माफ़ किया था तथा जो भूमि कर था उसको घटाकर 1/8 किया था। इसे आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है, रुम्मनी देय स्तंभलेख को। निम्नलिखित में से कौन से कार्य अशोक द्वारा नियुक्त राज्यों को निष्पादित करते थे? तो ये हो जाएगा न्यायिक कार्य। अशोक के स्तंभलेख 3 और 7 में युक्त रज्जुक व प्रादेशिक नामक अधिकारियों की नियुक्ति के उल्लेख मिलता है। पुष्यमित्र शुंग के बाद कौन शासक बनता है? तो हो जाएगा अग्निमित्र। शुंग वंश की स्थापना होती है 185 ईसा पूर्व में। मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। इन्होंने अंतिम मौर्य शासक वृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करी। और पुष्यमित्र शुंग यह कट्टर ब्राह्मणवादी था और इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र अग्निमित्र शासक बनता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सोलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन की बोध गया में विहार मनाने की अनुमति दी थी? तो हो जाएंगे समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को उनकी विजयों के कारण ही विंसेंट स्मिथ के द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। समुद्रगुप्त ये विजेता के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ और विद्या के संरक्षक थे और इनके सिक्कों पर इन्हें वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व युग में प्राचीन भारतीय इतिहास की एक घटना नहीं है? तो इसमें इंडो ग्रीक साम्राज्य की स्थापना की जाती है, विक्रम संवत का आरंभ होता है, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, ये तीनों हैं। लेकिन इसमें ईसा पूर्व युग में चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन नहीं होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि सही नहीं है। तो कनिष्क का शासनकाल 78 ईस्वी में माना जाता है और यह कुषाण वंश का सबसे महान शासक था। इसी के काल में 4th बौद्ध संगीत का आयोजन होता है प्रथम शताब्दी में। और इंडो ग्रीक साम्राज्य की स्थापना होती है 183 ईसा पूर्व के। और भारतीय सीमा में प्रवेश करने का प्रथम श्रेय डेमेट्रियस को जाता है। और खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है यह प्रथम सदी ईसा पूर्व से संबंधित है तथा विक्रम संवत का आरंभ कब होता है? 57 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है, प्रशस्ति का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा ये राजा के स्तुति। तो प्रशस्ति में क्या होता था कि राजा के द्वारा किए गए महान कार्यों का उल्लेख होता था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूटों से संबंधित है, करेक्ट है। महाबलीपुरम मंदिर पल्लवों से संबंधित है, खजुराहो का मंदिर चंदेलों से संबंधित है। लेकिन एलिफेंटा की गुफाएं मौर्य काल से नहीं, ये भी संबंधित है राष्ट्रकूटों से। कहाँ पे है ये महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी? तो हो जाएगी तांबा। सबसे पहले जिस धातु को औजार के लिए प्रयोग किया गया था वो हो जाएगी तांबा। और तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग लगभग 5000 ईसा पूर्व में किया गया था। और तांबे की बात करें तो राजस्थान की खेतड़ी से प्राप्त होता है। और तांबे के प्रयोग से पहले पत्थर के औजारों का प्रयोग किया जाता था। और तांबे की खोज हो जाने से इस काल को ताम्र पाषाण काल भी कहा गया है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियों के बीच की भूमि को ब्रह्मवर्त कहलाती है? तो हो जाएगा सरस्वती नदी और दृशदती नदी। यदि हम दृशदती नदी की बात करें तो ये राजस्थान की हकरा नदी से इसकी पहचान की जाती है। और दृशदती ये सरस्वती नदी की सहायक नदी मानी जाती है जो कि राजस्थान में बहती है। और सरस्वती नदी ये ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है। नदियों में श्रेष्ठ अर्थात नदी तमा कहा गया है सरस्वती नदी को। तथा गंगा व यमुना नदी के क्षेत्र को ब्रह्मर्ष देश कहा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या ईसा की प्रथम सदी के आसपास विकसित हुआ मथुरा कला शैली में मूर्ति कला के लिए प्रयुक्त होता था? तो हो जाएगा लाल बलुआ पत्थर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उक्त कथनों में से कौन सा सही है? सही बताना है। तो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों ही पाल वंश के दौरान विकसित हुए थे, करेक्ट है। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों खिलजी वंश के दौरान नष्ट किए जाते हैं। तो इसका दूसरा सही नहीं है, पहला सही है। इसका हो जाएगा ओनली 1। तो गुप्त वंश के शासक होते हैं कुमार गुप्त के शासनकाल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होती है और इसी को ही ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। पाल वंश के संस्थापक होते हैं गोपाल, इसके बाद इसका पुत्र आता है धर्मपाल और यह बंगाल का शासक होता है। धर्मपाल को उत्तरापद का स्वामी कहा जाता है और धर्मपाल एक उत्साही बौद्ध था। इसके लेखों में इसे परम सौगात की उपाधि दी गई थी, परम सौगात कहा गया था धर्मपाल को। और इसने बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी
जो नालंदा विश्वविद्यालय था और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इन दोनों को खिलजी वंश के द्वारा नष्ट नहीं किया गया था, बल्कि ने कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी के द्वारा 1202 में नष्ट किया जाता है। खिलजी वंश का टाइम पीरियड क्या था? 1290 से लेकर 1320। नेक्स्ट है ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं निम्नलिखित में से किस युग की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो हो जाएगी गुप्त युग की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कर युद्ध के दौरान प्राप्त लूट के माल का 1/5 था? तो हो जाएगा खुम्स। तो फिरोज शाह तुगलक ने खुम्स क्या होता था? युद्ध के दौरान लूट का माल, इसमें 1/5 भाग कर के रूप में लिया था। और फिरोज तुगलक ने 23 प्रचलित करों को समाप्त करके इस्लामिक शरीयत कानून द्वारा अनुमति प्राप्त केवल 4 करों कौन कौन से खराज, जमात, जजिया तथा खुम्स को आरोपित किया था। और फिरोज तुगलक यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया तथा सिंचाई कर क्या था? हक ए शर्ब लेने वाला फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था तथा सिंचाई कर या कृषि उपज का 10% था। बताना है निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, गलत बताना है। तो सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना करी, ये तो करेक्ट है। हरिहर प्रथम ने दक्षिण के विजयनगर राजवंश की स्थापना करी, ये भी सही है। बलबन ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था, तो इसका तीसरा गलत है, तो इसका गलत ही पूछा है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। तो कुतुब मीनार की बात करें तो इसका निर्माण दिल्ली में हुआ था और इसकी निर्माण की शुरुआत करी थी ऐबक के द्वारा और इसकी योजना थी 2 to 5 फीट मतलब कि 4 मंजिल इमारत बनाने की, लेकिन ऐबक के समय एक ही मंजिल बन पाती है और 3 मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश के समय पूरा होता है, ना कि बलबन के समय। और फिरोज तुगलक के समय चौथी मंजिल जो होती है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है और उसने इसके स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण कराया फिरोज तुगलक ने। निम्नलिखित में से कौन सा शासक ममलूक वंश का था? तो इसमें हो जाएगा बलबन। तो 1206 से लेकर 1290 में दिल्ली पर शासन करने वाले सुल्तान 3 अलग अलग वंशों से संबंधित है। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबी वंश से था, इल्तुतमिश ने शमसी तथा बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना करी थी। शुरुआत में इसे दास वंश भी कहा गया, क्यों? क्योंकि इस वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि एक दास था। बाद में इतिहासकार हबीबुल्लाह के द्वारा इसे ममलूक शासक भी कहा गया। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के लिए किस शासक ने स्वयं को सिकंदर सानी घोषित किया था? तो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युगों का विजेता तथा जनता का चरवाहा जैसे नामों से विभूषित किया जाता है। नेक्स्ट है महान मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपना वंश किससे जोड़ा था? तो वह पिता के वंश से तैमूर और माता के वंश से चंगेज खां से संबंधित था। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे मुगल शासकों के काल के दौरान न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च पद नियुक्त किया गया था? तो हो जाएगा काजी उल कजात। और मुख्य काजी को सहायता के लिए मुफ्ती नियुक्त होते थे जो कि कानून की व्याख्या करते थे जिसके आधार पर मुख्य काजी निर्णय देता था। निम्नलिखित में से किस युद्ध में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया था? तो हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को होता है। किसके किसके बीच में ये होता है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसी में बाबर की विजय होती है और उसकी विजय का मुख्य कारण होता है उसका तोपखाना तथा कुशल सेनापतित्व। और पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने उज़्बेकों की तुलगमा युद्ध पद्धति तथा तोपों को सजाने में उस्मानी विधि का प्रयोग किया था, जो कि 2 गाड़ियों के बीच व्यवस्थित जगह छोड़कर उसमें तोपों को रखकर चलाने को ही उस्मानी विधि कहते थे। नेक्स्ट बाबर की मृत्यु होती है 26 दिसंबर 1530 में। उसे आगरा के आरामबाग में दफनाया गया और बाद में शेरशाह के शासनकाल के दौरान उसके शरीर को निम्नलिखित में से किस स्थान पर ले जाकर दफनाया गया? तो ये ले जाया गया था काबुल, जो कि अफगानिस्तान में है। निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह अकबर द्वितीय की ओर से पैरवी करने के लिए बादशाह के राजदूत के रूप में इंग्लैंड गए थे? तो हो जाएंगे राजा राममोहन राय। तो शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद इसका पुत्र अकबर द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बनने वाला पहला मुगल शासक होता है और इसने अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए दूत के रूप में राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि देकर ब्रिटेन भेजा। इसी के समय बादशाहत केवल लाल किले में ही सिमट कर रह जाती है और 1837 में अकबर द्वितीय की मृत्यु भी हो जाती है। नेक्स्ट है अष्टप्रधान, जो कि शिवाजी के मराठा साम्राज्य के प्रशासन में सहायता करते थे। इनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रशासन के प्रभारी थे? तो इसमें हो जाएंगे मोरोपंत त्र्यंबक पिंगले। और ये मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा थे और शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था अधिकांशतः दक्षिण राज्यों और मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था से प्रभावित थी। शासन का जो वास्तविक संचालन था ये 8 मंत्री करते थे जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था और जिसका कार्य होता था राजा को परामर्श देना। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता जो अष्टप्रधान था।
निम्नलिखित में से किसे दक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता कहा जाता है? तो ये हो जाएगा मल्लिक अंबर। और सबसे पहले इस नीति का सफल प्रयोग छत्रपति शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध किया था। नेक्स्ट है फतवाए आलमगीरी के नाम से इस्लामिक कानूनों का पूर्ण रूप से वर्णन मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक की आज्ञा से लिपिबद्ध किया गया है? तो हो जाएगा औरंगजेब। फतवाए आलमगीरी की बात करें तो यह कृति मुस्लिम कानूनों का अत्यंत प्रामाणिक और विस्तृत सार संग्रह माना जाता है। निम्नलिखित में से किसने महाभारत को फारसी में अनुवादित करवाकर रज्मनामा नाम दिया? तो हो जाएगा अकबर। जो अकबर था इसने फैजी के अधीन एक अनुवाद विभाग की स्थापना करी और अकबर के काल में ही प्रमुख अनुवादित ग्रंथों की बात करें तो इसने ज्योतिष ग्रंथ तजक का अनुवाद कराया था। जहान जफर के नाम से सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद कराया था। नामाए किरात अफजा के नाम से कथा सारित सागर का अनुवाद कराया था। बहर अल असमार के नाम से तथा पंचतंत्र का अनुवाद कराया था अनवरे सुहैली के नाम से। ये बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है मुगल वंश की निम्नलिखित में से किस इमारत के डिजाइन और वास्तुकला से उस्ताद ईसा संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा ताजमहल। शाहजहां का काल जो था ये मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है और शाहजहां कालीन वास्तुकला का चरमोत्कर्ष आगरे में यमुना नदी के तट पर निर्मित उनकी प्रिय पत्नी मुमताज महल का मकबरा है। इसके मुख्य स्थापत्यकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी, जिसे शाहजहां ने नादिर उल असर की उपाधि दी थी और इसका प्रधान मिस्त्री था यानी कि निर्माता था उस्ताद ईशा खां। निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में शालीमार और निशात बाग की नींव रखी थी? तो हो जाएंगे जहांगीर। और जहांगीर जो था इसने वास्तुकला की अपेक्षा चित्रकला को अधिक प्रश्रय दिया, इसीलिए जहांगीर के समय में बहुत कम इमारतों का निर्माण होता है। और जहांगीर ने सबसे उल्लेखनीय इमारत कौन सा? एतमाउद्दौला का मकबरे का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है कौन से चिश्ती सूफी संत को चिरागे दहलवी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो हो जाएंगे शेख नासिरुद्दीन महमूद। और ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इन्होंने तौहीद वजूदी की रचना करी है और भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा अजमेर में की जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1613 में सूरत में अंग्रेजों के द्वारा कारखाना स्थापित करने के लिए फरमान जारी करने के लिए जहांगीर को प्रभावित किया था? तो इसमें जाएगा अंग्रेजों के द्वारा पुर्तगालियों के 9 सैनिक स्क्वाड्रन की हार। तो नेक्स्ट है इब्ने बतूता प्रसिद्ध मुस्लिम अन्वेषक खोजकर्ता जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आता है। वो किस देश से संबंधित था? तो यह संबंधित था मोरक्को से। मोरक्को की कैपिटल क्या है? रबात। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 में अफ्रीकी यात्री आता है इब्ने बतूता। यह मूल रूप से अफ्रीकी देश मोरक्को का निवासी था। सुल्तान के द्वारा इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया जाता है। 1349 में इब्ने बतूता सुल्तान के राजदूत की हैसियत से चीन के शासक तोगन तिमूर के दरबार में जाता है और इस यात्री ने मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का अपनी पुस्तक रहला में वर्णन किया है। अहमद शाह अब्दाली ने निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था? तो ये किया था मोहम्मद शाह के टाइम पर। कब? 1748 में। और अहमद शाह अब्दाली या मराठों के बीच में 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध होता है जिसमें मराठों की हार होती है। निम्नलिखित में से किसके लिए शेरशाह सूरी को नहीं जाना जाता? तो इसे जाना जाता है नागरिक प्रशासन की प्रणाली का संगठन करने के लिए। पहला रुपया जारी किया इसने जो कि 20वीं सदी तक प्रयोग होता रहा। नहरों के द्वारा सिंचाई की प्रणाली की शुरुआत करने के लिए शेरशाह सूरी को नहीं जाना जाता, जिसका ऑप्शन सी ही गलत है। यदि हम बात करें नहरों के द्वारा सिंचाई प्रणाली की शुरुआत की थी तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने शुरू किया था। शेरशाह सूरी पहला शासक था जिसने पहली बार रुपया को शुरू किया था जो कि 20वीं सदी तक प्रयोग होता रहा। और नागरिक प्रशासन की प्रणाली का संगठन भी शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। 1556 में दिल्ली को खोने वाला हिंदू शासक कौन था? तो हो जाएगा हेमू। तो 1556 में दिल्ली को खोने वाला हिंदू शासक हेमू था। पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है 5 नवंबर 1556 को मुगल सम्राट और अकबर व हेमू के बीच में। इसके पूर्व हेमू ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी, लेकिन पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू की पराजय होती है। नेक्स्ट है ब्रिटिश काल के दौरान भारत का शीर्ष न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा था? तो हो जाएगा प्रिवी काउंसिल। तो 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। सर एलिजा एम्पे को मुख्य न्यायाधीश तथा तीन अन्य कौन से चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइड को न्यायाधीश बनाया जाता है और यह एक प्रकार का अभिलेख न्यायालय था। इसके विरुद्ध अपील प्रिवी काउंसिल में होती थी। इस प्रकार जो ब्रिटिश शासनकाल था इसके दौरान भारत का शीर्ष न्यायालय कौन सा था? प्रिवी काउंसिल। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबलता से वकालत करी थी? तो हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है 3 फरवरी 1882 को भारत की ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा निदेश के मौजूदा प्रणाली की कार्यशैली को जांच और उसके लोकप्रिय आधार
पर विस्तार के लिए एक भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो होते हैं डब्ल्यू हंटर। तो लॉर्ड रिपन ने 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया। इसका उद्देश्य था 1854 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में की गई प्रगति का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मामले में वी डी सावरकर को 1911 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कुविख्यात सेलुलर जेल से आजीवन भेजे जाने की सजा दी जाती है? तो हो जाएंगे नासिक षड्यंत्र केस। तो महाराष्ट्र के क्रांतिकारी संघों में से प्रथम स्थान पर वी डी सावरकर द्वारा स्थापित था अभिनव भारत समाज। वी डी सावरकर के द्वारा 1899 में स्थापित किया जाता है मित्र मेला, और यही बाद में अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुई। नासिक जिले के जो कलेक्टर होते हैं जैक्सन, इनकी हत्या के लिए नासिक षड्यंत्र केस के तहत वी डी सावरकर को 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सेलुलर जेल, जो कि काला पानी, इसमें आजीवन भेजे जाने की सजा दी जाती है। सत्यशोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने करी थी? तो ये की जाती है महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा। कब? 1873 में। और ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तकों से गुलामगिरी तथा सार्वजनिक सत्य धर्म व सत्यशोधक समाज संगठन के द्वारा निम्न जातियों को पाखंडी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से सुरक्षा दिलाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया था। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सती प्रथा का उन्मूलन होता है 1829-30 में। विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 में लाते हैं। कन्या भ्रूण हत्या निषेध ये है 1804 में होता है, तथा दास प्रथा का उन्मूलन किया जाता है 1843 में। नेक्स्ट है, यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा कौन थे? तो ये जाएंगे हेनरी विवियन डेरोजियो। और यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक हिंदू कॉलेज के एंग्लो इंडियन शिक्षक थे हेनरी विवियन डेरोजियो। 1828 में स्थापित यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचार से रैयतों की सुरक्षा, सरकारी नौकरियों में उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति हेतु आवाज़ उठाना, तथा हेनरी विवियन डेरोजियो ये फ्रांस की क्रांति से अत्यंत प्रभावित थे। निम्नलिखित में से किसने 1909 में लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जन वायली पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांति के प्रथम कार्य के रूप में आक्रमण किया था? तो हो जाएंगे मदन लाल ढींगरा। तो इंडिया हाउस के मेंबर थे मदन लाल ढींगरा। इन्होंने 1 जुलाई 1909 को भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार विलियम कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके फलस्वरूप मदन लाल ढींगरा को फांसी पर लटका दिया जाता है, और इस हत्याकांड के बाद सावरकर को भी गिरफ्तार करके नासिक षड्यंत्र केस 1911 के तहत मुकदमा चलाने के लिए भेज दिया जाता है। और जो इंडिया हाउस के प्रमुख मेंबर में वी डी सावरकर, लाला हरदयाल तथा मदन लाल ढींगरा आदि शामिल थे। नेक्स्ट है, सीआर दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी का दलों में विभाजन हो जाता है, और प्रतिक्रियावादी दल ने किसके द्वारा या किसके लिए कार्य किया था? तो ये ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके हिंदू हितों की रक्षा के लिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था। यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा कब घोषित किया गया था? तो ये घोषित किया गया था कलकत्ता सत्र में 1906 में। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज को भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य घोषित किया। इसी अधिवेशन में स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा व शासन से जुड़े प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो ये हो जाएगा कामागाटा मारू घटना, जो कि 1913 में होती है। कामागाटा मारू प्रकरण क्या था? तो कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित एक विवाद था। इसी से गदर आंदोलन की शुरुआत होती है, और कनाडा सरकार ने ऐसे भारतीयों को अपने यहाँ प्रवेश वर्जित कर दिया जो सीधे भारत से नहीं आते थे। और कनाडा गवर्नमेंट का यह कानून इसलिए भी अधिक कठोर माना गया क्योंकि उन दिनों ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे कि भारतीय सीधे कनाडा पहुँच सके। नेक्स्ट है, सही क्रम में व्यवस्थित करना है। रूलेट एक्ट कब आता है? 17 मार्च 1919 को। गांधी इरविन समझौता कब होता है? 5 मार्च 1931 को। मोर्ले मिंटो सुधार ये होता है 1909 में, तथा एल्बर्ट विल विवाद ये होता है 1883 में। नेक्स्ट है, उर्दू कवि जो द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोनों के प्रतिनिधि रहे हैं, तो हो जाएंगे मोहम्मद इकबाल। सेकंड गोलमेज सम्मेलन कब होता है? लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। और थर्ड गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक चलता है। इन दोनों ही सम्मेलन में उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल ने भाग लिया था। थर्ड जो गोलमेज सम्मेलन होता है इसका कांग्रेस ने बहिष्कार किया था, और सेकेंड गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण विफल रहता है। नेक्स्ट है, मकबरों में की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस वंश की विशेषता थी? ये थी लोधी वंश की विशेषता। लोधी वंश को मकबरों का काल भी कहा जाता है। लोधी काल के मकबरों को 2 भागों में अष्टभुजी व चतुर्भुजी मकबरों में बांटा जा सकता है। प्रथम अष्टभुजाकार मकबरा दिल्ली में स्थित खाने जहां तेलंगानी का मकबरा है, और सिकंदर लोधी के समय में एक नई शैली की शुरुआत भी होती है जिसमें एक गुंबद के स्थान पर 2 गुंबदों का निर्माण होता है। और सिकंदर लोधी का मकबरा भारत में निर्मित पहली इमारत थी जिसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन होती हैं? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी एनी बेसेंट। 1917 में इनके द्वारा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है कलकत्ता में।
यदि पूछे पहली पहली भारतीय महिला, तो इसमें हो जाएंगी सरोजिनी नायडू, जिन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। और यदि बात करें हम सरोजिनी नायडू की, तो इन्होंने भारत में स्वशासन के उद्देश्य से 1916 में होम रूल लीग आंदोलन भी चलाया तथा जन जागरण के लिए इन्होंने कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया नामक समाचार पत्रों का भी संपादन किया। और एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की भी नींव रखी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सत्र में 1916 में पृथक निर्वाचक क्षेत्र की स्वीकृति से कांग्रेस के द्वारा मुस्लिम लीग को रियायत दी जाती है? तो हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1916 में, जिसकी अध्यक्षता की जाती है अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो कि ब्रिटिश भारत के कुछ भागों में शुरू की जाती है। कृषि भूमि के कृषकों से राजस्व एकत्रित करने की दो मुख्य प्रणालियों में से एक थी। यह मूल रूप से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी शेरशाह सूरी के द्वारा। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था मूल रूप से शेरशाह सूरी द्वारा शुरू की जाती है। इसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क करके लगान वसूल किया जाता है। और ब्रिटिश काल में यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई तथा पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में लागू थी। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि शामिल थी। अब हम लोग सिविक्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रभुता की एक विशेषता नहीं है? तो इसमें सुनिश्चितता, स्थायित्व तथा अनन्यता, ये तीनों ही संप्रभुता की विशेषता है, लेकिन इसके अंतर्गत विभाज्यता नहीं आता। यदि हम बात करें विभाज्यता की, मतलब कि डाइविजिबिलिटी की, तो यह संप्रभुता की विशेषता नहीं है। संप्रभुता, जिसे कि प्रभुसत्ता या सवर्निटी कहते हैं, यह राज्य का आवश्यक तत्व है और इसके अभाव में हम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। और राज्य अपने इसी लक्षण के कारण, मतलब कि राज्य अपने सवर्निटी के कारण ही आंतरिक दृष्टि से सर्वोच्च तथा बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र होता है। और राज्य के 4 आवश्यक तत्वों में से सरकार एवं संप्रभुता को राज्य आध्यात्मिक आधार माना जाता है। और संप्रभुता को ही राज्य की आत्मा, मतलब कि सोल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। तथा संप्रभुता की निम्नलिखित विशेषताओं में बात करें तो इसमें आता है सुनिश्चितता या पूर्णता, मतलब कि अब्सोल्यूटनेस, अनन्यता, एक्सक्लूसिवनेस तथा स्थायित्व, परमानेंस एंड अविभाज्यता, मतलब कि इंडिविजिबिलिटी। नेक्स्ट है, राजनैतिक विचारक, जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया था, तो हो जाएंगे मैकियावेली। मैकियावेली ने 1532 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द प्रिंस में इन्होंने स्टेट, मतलब कि राज्य शब्द का प्रयोग भू क्षेत्रीय संप्रभु सरकार का वर्णन करने के लिए किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को ग्रीक नगर या राज्यों के नागरिक माना जाता है? तो हो जाएगा स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को। तो ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को माना जाता है। और नागरिकता की अवधारणा ठीक नगर राज्यों से ही प्रारंभ होती है। और बात करें एरिस्टोटल की, तो इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इसमें पॉलिटिक्स के तीसरे भाग में राज्य तथा नागरिकता संबंधी विचार प्रकट किए हैं। और इनके अनुसार नागरिक वह है जो व्यवस्थापिका तथा न्याय व्यवस्था के सदस्य के रूप में भाग लेता है तथा यह शासन करने का ज्ञान तथा योग्यता रखता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो नागरिक है यह स्वतंत्र व्यक्तियों का स्वामी होता है। और मजिस्ट्रेट, राजनैतिक विचारक, गुलाम, अवयस्क स्त्री तथा विदेशी नागरिक नहीं होते। नेक्स्ट है, राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जबकि यह आर्थिक समानता के साथ न हो। यह किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है एच.जे. लास्की के द्वारा। यदि हम बात करें लास्की की, तो इनका मानना था कि शासन प्रणाली लोकतांत्रिक होने के बाद भी राजनीतिक समानता व्यवहारिक नहीं हो सकती। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राज्य की बहुलवादी धारणा दी गई थी मैकाइवर और लास्की के द्वारा, करेक्ट है। राज्य की शक्ति की धारणा मैकावेली के द्वारा दी गई, ये भी सही है। लेकिन अराजकतावादी की अवधारणा मार्क्स और बेंथम ने नहीं दी थी, तो इसका गलत पूछा है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। और यदि बात करें सर्वसत्तावादी की, तो इससे संबंधित है हेगेल तथा बेरी हार्डी। तो अराजकतावादी की बात करें तो इससे संबंधित है विलियम गाडविन तथा प्रौधा। नेक्स्ट है, संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान कौन होता है? तो ये होता है संवैधानिक प्रधान। यदि हम बात करें राज्य की, यदि हम पूरे देश स्तर पर बात करें तो जो प्रधान होते हैं ये राष्ट्रपति होते हैं, जबकि राज्य स्तर पर कौन होता है प्रमुख? ये होता है राज्यपाल। और यदि बात करें वास्तविक प्रधान की, तो ये होता है सेंट्रल में प्रधानमंत्री और राज्य में होता है मुख्यमंत्री। निम्नलिखित में से किसमें गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था? तो ये हो जाएगा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तो गांधी जी ने अपने जीवन का पहला सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण में नील की खेती से जुड़े 3 खटिया पद्धति
प्रणाली के विरुद्ध किया था और गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में। नेक्स्ट है, हमारे संविधान में प्रीवी पर्सेस और देशी राज्यों के विशेषाधिकारों का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था 26th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और इसके द्वारा, और 26th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 पारित किया जाता है और इसमें आर्टिकल 291 तथा 362 को समाप्त कर दिया जाता है और इसके तहत जोड़ा जाता है 363 का को। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये हो जाएंगे BR अम्बेडकर। तो 1930 से लेकर 32 के मध्य होता है भारत में संवैधानिक सुधारों के बारे में साइमन कमीशन के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। इसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर ये तीनों ही सम्मेलन में भाग लेते हैं, जबकि महात्मा गांधी सिर्फ दूसरे सम्मेलन में, जो कि 1931 में होता है, कांग्रेस की ओर से भाग लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो जो चुनाव आयोग है इसकी व्यवस्था है आर्टिकल 324 में UPSC की व्यवस्था की गई है, मतलब संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 वित्त आयोग आर्टिकल 280, लेकिन नीति आयोग एक सांविधिक निकाय है, मतलब कि गैर संवैधानिक निकाय है। तो नीति आयोग, इसका पहले नाम था योजना आयोग, लेकिन 2015 में इसे नीति आयोग कर दिया गया है। 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से इसका गठन हुआ था। इसका फुल फॉर्म की बात करें तो हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और जो प्रधानमंत्री होता है वह इसका पदेन अध्यक्ष होता है और इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था और यह केंद्र सरकार के थिंक टैंक, मतलब कि बौद्धिक संस्थान के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो UPSC के सदस्यों को हटाने के बारे में संबंधित है? तो हो जाएगा आर्टिकल 317। UPSC मतलब कि संघ लोक सेवा आयोग, यह है आर्टिकल 315 और आर्टिकल 317 के तहत UPSC के अध्यक्ष या किसी भी मेंबर को कदाचार, मतलब कि मिसबिहेवियर के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा इसे पद से हटा सकते हैं और 319 के अंतर्गत UPSC के मेंबर को सेवानिवृत्ति के पश्चात सरकारी नियोजन हेतु अपात्र घोषित किया जाता है और आर्टिकल 323 के तहत UPSC का एक कर्तव्य है कि वह प्रतिवर्ष अपने कार्य की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपे। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो हो जाएगा, इसका निर्वाचन होता है एक निर्वाचक मंडल के द्वारा और इसके निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित मेंबर होते हैं। याद रखिएगा, मनोनीत नहीं, निर्वाचित मेंबर होते हैं। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद तथा विधानसभाओं के मनोनीत तथा विधान परिषद सदस्य शामिल नहीं होते, ये भी याद रखिएगा। और संविधान के आर्टिकल 54 के अंतर्गत निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया है और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है ये अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। प्रमुख राजनीतिक दल हैं और उनसे जुड़े राज्य हैं। तो यहाँ पे TDP का संबंध कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से है। एंड TMC मतलब कि तृणमूल कांग्रेस का संबंध पश्चिम बंगाल से है। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम का संबंध तमिलनाडु से तथा बीजू जनता दल ये उड़ीसा से संबंधित है। नेक्स्ट है, नोटा मतलब कि नन ऑफ द अबव को मतदान में भारत की वोटिंग मशीन में पहली बार कब शामिल किया गया था? तो ये हो जाएगा 2008-9 में। नोटा की बात करें तो इसमें होता क्या है? तो इसके तहत मतदाता को चुनाव में खड़े सभी प्रत्याशियों को नकारने का अधिकार होता है और स्थानीय चुनाव में मतदाताओं को नोटा का विकल्प देने वाला भारत का पहला राज्य था छत्तीसगढ़। और भारत के निर्वाचन आयोग ने दिसंबर 2013 के विधानसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में नोटे का विकल्प देने का निर्देश दिया था और वर्ष 2014 में ही नोटा पूरे देश में लागू हो जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये हो जाएगा 2005 में और यह भारत के सभी नागरिकों सरकारी फाइलों या रिकॉर्ड में दर्ज सूचना को देखने तथा उसे प्राप्त करने का अधिकार देता है और इसे संसद में भारतीय शासन प्रणाली को पारदर्शी बनाने तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 12 मई 2005 को पूरे देश में, मतलब जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया था। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के द्वारा कौन सी स्वतंत्रता मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसमें हो जाएगा संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण की स्वतंत्रता। ये एक तरह का विधिक अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार। तो इसकी व्यवस्था है आर्टिकल 300A में। पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था आर्टिकल 19(1) तथा आर्टिकल 31 के अंतर्गत, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर आर्टिकल 300 का के तहत एक विधिक अधिकार के रूप में रख दिया गया। नेक्स्ट है, लोकसभा के स्पीकर मतलब कि अध्यक्ष को अपना इस्तीफा किसको संबोधित करना होता है? तो ये देता है लोकसभा के उपसभापति को।
नेक्स्ट है राज्य के नीति निदेशक तत्व। बैंक द्वारा बैंक की सुविधा के आधार पर देय एक चेक की तरह है, यह किसका कथन था? तो ये कहा था प्रोफेसर के.टी. शाह के द्वारा। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो ये संविधान के भाग 4 और आर्टिकल 36 से लेके 51 तक इसकी व्यवस्था है। नेक्स्ट है बजट के राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं वित्त मंत्रालय के द्वारा। और बजट तैयार करने के लिए वित्त मंत्रालय के अधिकारी नवंबर में रायसीना हिल्स के नॉर्थ ब्लॉक में उद्योग संघ, वाणिज्य मंडल, किसान समूह तथा ट्रेड यूनियन के साथ बैठक करके परामर्श करते हैं। और इसके अतिरिक्त बजट पर वित्त मंत्रालय की बैठकें भी होती हैं, जिसमें वित्त सचिव, राजस्व सचिव तथा संयुक्त सचिव, मतलब कि जो बजट से रिलेटेड है, ये सभी और अन्य प्रमुख सचिव, केंद्रीय सीमा एवं उत्पाद शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष भी इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट है किसी राज्य का विधान परिषद किसके द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो ये हो जाएगा संबंधित राज्य की संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद के द्वारा। यदि बात करें राज्य की, तो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन अर्थात विधान परिषद का एक सदन होता है। इसका सृजन या समापन किया जा सकता है और विधान परिषद के सृजन या समापन का कार्य संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद के द्वारा किया जा सकता है। इसकी व्यवस्था है आर्टिकल 169 में विधान परिषद की। वर्तमान में भारत के कुल 6 राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद है, मतलब कि 2 सदन है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और जम्मू कश्मीर विधान परिषद को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा पर सवाल उठाया गया था? तो ये हो जाएगा गोलकनाथ केस। तो गोलकनाथ वाद में सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समीक्षा की शक्ति पर सवाल उठाया गया था और इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति नहीं है। अतः जो संसद है, ये संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार में किसी भी प्रकार की कमी या छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन केशवानंद भारती वाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को उलटते हुए कहा कि जो संसद है, इसको मूल अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति है, सिवाय संविधान के आधारभूत ढांचे के, मतलब कि संविधान का आधारभूत ढांचा नष्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है दोहरी नागरिकता की प्रणाली किन देशों में है? तो ये है स्विट्जरलैंड तथा अमेरिका में। और यदि बात करें एकल नागरिकता की, तो ये भारत, कनाडा तथा ऑस्ट्रेलिया में है। और दोहरी नागरिकता वाली प्रणाली में एक व्यक्ति को 2 प्रकार का नागरिक होता है, वह एक किसी राज्य विशेष का तथा दूसरा उस राष्ट्र का। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? तो ये भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। और भारत को बात करें तो भारतीय संघ को फेडरल मतलब कि संघीय नहीं बल्कि राज्यों का संघ मतलब कि यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। नेक्स्ट है एक ऐसे व्यक्ति को जिसे अवैध रूप से हिरासत में ले लिया गया है, उसे मुक्त करने के लिए उचित न्यायिक निकाय द्वारा जारी किया गया लेख क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब कि हैबियस कॉर्पस रिट होती है। और रिट की बात करें तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट तथा 226 के तहत हाई कोर्ट को विभिन्न प्रयोजनों के लिए 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार प्रक्षा। नेक्स्ट राज्य बनाने और समाप्त करने की शक्ति किसमें निहित है? तो ये है भारत की संसद में। और संसद को यह शक्ति संविधान के आर्टिकल 2 तथा 3 से मिलती है। आर्टिकल 2 के तहत है कि संसद किसी नए राज्य की स्थापना या गठन कर सकती है, जबकि आर्टिकल 3 के तहत संसद अपने साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन या उसके नाम, सीमा या उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस आर्टिकल के तहत संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 249। तो आर्टिकल 249 के अंतर्गत राष्ट्रीय हित मतलब कि नेशनल इंटरेस्ट में संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। और इसके अकॉर्डिंग यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित कर देती है, तब संसद उस विषय पर विधि मतलब कि कानून बना सकती है। और आर्टिकल 250, 252, 53 तथा 356 के तहत भी संसद विभिन्न परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। संविधान का वह खंड जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेवारी के बारे में बताता हो जाएगा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। ये है संविधान के भाग 4 आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। और इसमें आर्टिकल 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेदारी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है? तो हो जाएगा 5 वर्ष के लिए। वित्त आयोग इसकी व्यवस्था है आर्टिकल 280 के तहत, जो कि एक संवैधानिक निकाय है। और इसका गठन केंद्र सरकार को वित्तीय मामलों पर सलाह देने तथा केंद्र एवं राज्यों के मध्य करों के विभाजन और राज्यों को दिए जाने वाले अंश के बारे में सिफारिश करने के लिए किया जाता है। और इस आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं तथा 4 अन्य मेंबर होते हैं।
नेक्स्ट है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया था, तो हो जाएगा 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है केंद्रीय प्राक्कलन समिति में कितने मेंबर होते हैं, तो इसमें होते हैं 30 मेंबर, और ये सभी के सभी मेंबर कहाँ से आते हैं, ये सभी लोकसभा से आते हैं। नेक्स्ट है 1947 में बने नेहरू की सरकार के कानून मंत्री कौन थे, तो हो जाएंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो 1947 में जो गठित की गई थी नेहरू गवर्नमेंट, उसमें कानून मंत्री होते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को गृह मंत्री तथा बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री और RK षणमुखम चेट्टी को वित्त मंत्री और अब्दुल कलाम आज़ाद जी को शिक्षा मंत्री बनाया जाता है। और यदि बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो ये कृषि मंत्री तथा डॉक्टर जॉन मथाई ये रेलवे और परिवर्तन मंत्री होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा एक स्थानीय स्वशासन सरकारी का कार्य नहीं है, तो इसमें कानून और व्यवस्था का रख रखाव करना ये स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत नहीं आता, ये आता है राज्य सूची के अंतर्गत, मतलब कि ये राज्य का काम है। और स्वच्छता, स्वास्थ्य, ग्रामीण आवास और पेयजल प्रदान करना ये सभी स्थानीय स्वशासन के काम हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन को निम्नलिखित में शामिल किया जाता है, तो जाएगा भाग 9 एंड 9A में। और भाग 9 के तहत आर्टिकल 243 से लेकर 243 तक पंचायतों के बारे में, तथा भाग 9A में आर्टिकल 243 त से लेकर 243 य चा तक नगर पालिकाओं के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देने वाली दल बदल की परंपरा को किस एक्ट के द्वारा सीमित किया गया, तो हो जाएगा 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत, और इसके तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है PIL से जुड़े व्यक्ति कौन से, हो जाएंगे न्यायमूर्ति PN भगवती। PIL ये हो जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो भारत में PIL या फिर जनहित याचिका के जन्मदाता न्यायमूर्ति PN भगवती तथा न्यायमूर्ति श्री कृष्ण अय्यर को माना जाता है। और इस याचिका के तहत, मतलब कि PIL के तहत किसी व्यक्ति को किसी संवैधानिक या विधिक अधिकार का उल्लंघन होने पर जनहित से प्रेरित कोई भी व्यक्ति वाद ला सकता है, और उसका वाद से जुड़ा होना आवश्यक भी नहीं होता। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। प्रमुख आर्टिकल है, तो आर्टिकल 16 की बात करें तो ये संबंधित है सार्वजनिक रोजगार में अवसर में समानता से, और ये मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 32 बात करता है संवैधानिक उपचार की, तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकती है। आर्टिकल 14 बात कर रहा है कानून के समक्ष समानता की, तथा आर्टिकल 17 बात करता है अस्पृश्यता के अंत की, और ये सभी क्या है, फंडामेंटल राइट, जो कि भाग 3 में है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान देता है, तो हो जाएगा वित्त आयोग की सिफारिश पर। वित्त आयोग ये है आर्टिकल 280 में, जो कि एक संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट है भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपभोग कौन करता है, तो ये करता है हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट दोनों। और संविधान के आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को तथा आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट को न्यायिक समीक्षा या फिर न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान है। और इसके तहत जो न्यायालय है ये विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा करके उसे संवैधानिक या असंवैधानिक घोषित कर सकता है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ये प्रमुख रिट है, तो कौन सी रिट का क्या अर्थ है, तो निषेध का अर्थ क्या है, ये हो जाएगा स्थगन आदेश करना। उत्प्रेषण लेख में ये हो जाएगा प्रमाणित होने के लिए। परमादेश संबंधित है कि हम आदेश देते हैं, तथा बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है कि आपको सशरीर प्रस्तुत होना पड़ सकता है। नेक्स्ट है अगेन सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। प्रमुख आर्टिकल है आर्टिकल 356 बात करता है राज्य के आपातकाल की। 352 बात कर रहा है राष्ट्रीय आपातकाल। 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, तथा 315 ये संबंधित है संघ लोक सेवा आयोग मतलब कि UPSC से। नेक्स्ट है जब भारतीय संविधान तैयार किया गया तब संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया था, तो इसे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया था। और बाद में क्या हुआ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा इसमें पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द को जोड़ा जाता है। और अब भारत एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ये सीक्वेंस बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, तो यह लोकसभा को भंग कर सकते हैं। करेक्ट है। लोकसभा की अवधि को समाप्त होने पर चुनाव के लिए आदेश नहीं दे सकते, ये तो चुनाव आयोग का काम है, तो इसका दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा कहता है कि संसद द्वारा पारित बिलों को सहमति देते हैं, तीसरा भी सही है। चौथा कहता है कि संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित कर सकते हैं, तो इसका सही है 1, 3 और 4। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है, तो ये संसद के द्वारा कानून बनाकर। तो आर्टिकल 138 के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी अधिकारिता में वृद्धि की शक्ति संसद को दी गई है। इसके अकॉर्डिंग जो संसद है ये संघ सूची में वर्णित किसी भी विषय के बारे में सुप्रीम कोर्ट को अधिकारिता प्रदान कर सकती है।
नेक्स्ट है बैठक है तो विधानसभा के लिए गढ़ पूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए सदन के कुल सदस्यों में से 1/10 मतलब कि 1/10वां भाग। तो आर्टिकल 189 के अकॉर्डिंग विधानसभा की बैठक के लिए आवश्यक गढ़ पूर्ति मतलब कि कोरम ये सदन के कुल सदस्यों का 1/10 होना चाहिए, लेकिन यह संख्या 10 से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि विधानसभा की गढ़ पूर्ति के लिए सदस्यों की संख्या कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग या 10 में से जो भी अधिक हो आवश्यक होता है। नेक्स्ट है वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति कर सकते हैं तो ये न्यायाधीशों सहित सिविल सेवकों के वेतन को कम कर सकते हैं। वित्तीय आपातकाल किस में है? आर्टिकल 360 में है। नेक्स्ट है संविधान का आर्टिकल 370 किससे संबंधित है? ये संबंधित है जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जे से। तो 5 अगस्त 2019 को मोदी गवर्नमेंट के द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है द फिलॉसफी ऑफ राइट किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है हीगल के द्वारा। हीगल ये जर्मनी के दार्शनिक हैं, इनकी द फिलॉसफी ऑफ राइट का प्रकाशन होता है 1820 में और इसमें हीगल ने अपने राजनीतिक सिद्धांतों का व्यवस्थित रूप में निरूपण किया है। साथ ही इसी में हीगल ने स्वतंत्रता की अवधारणा पर विस्तृत रूप से चर्चा भी किया है। इसी के कारण हीगल की ख्याति राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैली थी। और हीगल की पहली पुस्तक कौन सी हो जाएगी? फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, जो कि 1807 में प्रकाशित होती है। इनकी अन्य बुक्स की बात करें तो साइंस ऑफ लॉजिक, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलोसफिकल साइंस एंड फिलोसफी ऑफ द हिस्ट्री। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। प्रमुख दार्शनिक हैं और उनसे जुड़ी किताबें हैं। तो अरस्तु की बुक कौन सी है? पॉलिटिक्स। प्लेटो का संबंध है रिपब्लिक से, द रिपब्लिक प्लेटो की पुस्तक है। कौटिल्य की बात करें तो इनका संबंध है ये अर्थशास्त्र से संबंधित है तथा हेरोल्ड लॉस्की ये संबंधित है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। नेक्स्ट है मार्क्स के अनुसार राज्य क्या है? तो ये वर्ग शोषण के लिए एक संस्था है। तो मार्क्स का मानना था कि राज्य एक ऐसा यंत्र का साधन है जिसके द्वारा आर्थिक रूप से प्रभुत्वशाली वर्ग दूसरे वर्गों का दमन कर सकता है। इसीलिए हर राज्य वर्ग तानाशाही का उदाहरण है। जो मार्क्सवाद है ये मानव सभ्यता और समाज को हमेशा दो वर्गों शोषक और शोषित में विभाजित करता है। शोषक वर्ग ये हमेशा उत्पादन के साधनों पर अपना अधिकार बनाए रखना चाहता है और जो दूसरा वर्ग है इसको ये वंचित रखता है। और शोषित वर्ग की बात करें तो जब शोषित वर्ग को इसका ज्ञान होता है तो इस पर वर्ग संघर्ष होता है। और मार्क्स के अनुसार जो वर्ग विहीन समाज है मतलब कि साम्यवाद, इसकी स्थापना के लिए वर्ग संघर्ष एक अनिवार्य विवरणात्मक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो राजनीति से संबंधित है अरस्तु, करेक्ट है। सामाजिक अनुबंध इसे संबंधित है रूसो तथा कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणा पत्र ये संबंधित है मार्क्सवाद से। लेकिन पितृसत्तात्मक से संबंधित हॉब्स नहीं है, इसे संबंधित है हेनरी मेन। तो इससे ऑप्शन ए ही सही नहीं है। नेक्स्ट है कौटिल्य ने अपने राज्यमंडल से विजिगिसु का राजा के रूप में उल्लेख किया है। विजिगिसु क्या होता है? तो हो जाएगा विजिगिसु का अर्थ है जो विजेता होगा। लेकिन आयोग के द्वारा इसमें माना गया है विजेता का सहयोगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक मार्क्सवाद से संबंधित है? हो जाएगा अधिशेष मूल्य सिद्धांत मतलब कि थियोरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। और इसके अकॉर्डिंग जब किसी वस्तु उत्पाद का निर्माण होता है तब समस्त निर्माण प्रक्रिया में कच्चे माल से अंतिम उत्पाद बनने पर अतिरिक्त मूल्य या लाभ पैदा होता है और इस लाभ का जो अधिकांश भाग होता है ये पूंजीपत ले लेते हैं। जबकि जो श्रम है श्रम मजदूर का होता है और मजदूर को एक सामान्य जीवन जीने योग्य भी लाभ नहीं मिलता। और इसका कारण जो है ये सरकार का पूंजीपतियों के पक्ष में नीतियों का निर्माण और सहयोग है। मार्क्स के अनुसार श्रमिकों को इसका विरोध करने पर ही मुक्ति मिल सकती है। नेक्स्ट है अरस्तु किसको वरीयता देते हैं? तो ये पॉलिटी को वरीयता देते हैं। और अरस्तु की पॉलिटी का अर्थ क्या है? शासन के एक ऐसे प्रकार से जो कुछ प्रबुद्ध मध्यवर्गीय नागरिकों द्वारा शासित हो तथा जो सभी के समान हित को सर्वोपरि रखे। और अरस्तु इसे ही शासन का श्रेष्ठ रूप मानते हैं और उन्होंने कहा है कि बेस्ट गवर्नमेंट इज अ पॉलिटी। प्रमुख बुक्स हैं तो रिपब्लिक किसकी बुक है? प्लेटो की। प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ ये बेंथम की बुक है। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स ये संबंधित है लास की। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमी इसे संबंधित है जेएस मिल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से रूसो के जनरल विल की विशेषताएं हैं? तो इसमें जाएगा यह आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है रूसो का जनरल विल और यह एक व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा भी है और यह अस्थायी है, यह व्यक्तिगत नहीं है। इसका हो जाएगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो सम्मेलन का मुद्दा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। तो क्योटो सम्मेलन का मुद्दा क्या है? जलवायु परिवर्तन से। और यह CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में उत्सर्जन के कारण भूमंडलीय तापन मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग में जो लगातार वृद्धि हो रही है, तो भूमंडलीय तापन में
वृद्धि से ही उत्पन्न खतरों पर विचार करने तथा उसके समाधान के उपाय के लिए जापान के क्योटो शहर में दिसंबर 1997 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में कुछ प्रमुख औद्योगिक देशों के द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट है यूएनओ के वर्तमान महासचिव कहाँ से हैं, तो हो जाएगा पुर्तगाल से। ये करंट रिलेटेड क्वेश्चन था जो कि एंटोनियो गुटेरस है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी फासीवाद की एक विशेषता नहीं है, तो इसमें जाएगा व्यक्तिवाद में विश्वास। फासीवाद जो है ये व्यक्तिवाद में विश्वास नहीं करता है। तो फासीवाद का जनक इटली के तानाशाह शासक मुसोलिनी को माना जाता है। मुसोलिनी की बात करें तो फासीवाद की बात करें तो यह एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जो लोकतंत्र, उदारवाद, साम्यवाद तथा व्यक्तिवाद का विरोध करती है। साथ ही यह निरंकुशवाद, तानाशाही, उग्र राष्ट्रवाद और युद्धवाद, सर्वाधिकारवाद और पूंजीवाद का समर्थन करती है। और एक व्यक्ति की तानाशाही में विश्वास, अंतर्राष्ट्रीयवाद का विरोध, लोकतांत्रिक संस्थान में अविश्वास और व्यक्तिवाद का विरोध, ये सभी उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन से नेताओं का कौन सा समूह गुट निरपेक्ष आंदोलन के लिए जिम्मेदार है, तो हो जाएगा नेहरू, नासिर और टीटो। गुट निरपेक्ष आंदोलन मतलब कि नॉन अलाइन मूवमेंट की बात करें तो इसकी स्थापना 1961 में पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के राष्ट्रपति नासिर तथा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ बीज टीटो के विशेष प्रयास से हुआ था इसका गठन। और यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका गठन शीत युद्ध के उस दौर में हुआ जब विश्व के अधिकांश देश संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत रूस के दो खेमे में बटा हुआ था। नेक्स्ट है शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे किसके द्वारा, तो ये इंदिरा गांधी तथा जेडए भुट्टो के द्वारा। शिमला समझौता होता कब है, होता 1971 में भारत पाक युद्ध के बाद भारत की शिमला में एक संधि होती है, जिसे ही शिमला समझौता कहा जाता है। इसमें भारत की तरफ से श्रीमती इंदिरा गांधी तथा पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। और इसी के बाद जो तत्कालीन पूर्वी बंगाल है, इससे पाकिस्तान का शासन समाप्त हो गया और एक नए बांग्लादेश का जन्म होता है। नेक्स्ट है यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है पेरिस में। यूनेस्को की बात करें तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ये, और ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस जो कि फ्रांस की कैपिटल है, यहाँ पे इसकी स्थापना होती है 16 नवंबर 1945 को। इसका कार्य क्या है, तो यह शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय शांति और विकास को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है यूएन सुरक्षा परिषद में वीटो मतलब कि विशेषाधिकार क्या है, तो यह सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के द्वारा नकारात्मक की कार्य प्रणाली है। तो हम लोगों ने अब तक 2021 तथा 2016 के यूपी टीजीटी के एसएसटी के पेपर्स को डिस्कस किया है, जिसमें हिस्ट्री और सिविक्स के क्वेश्चन थे। पीवाईक्यू बहुत महत्वपूर्ण है, तो इन्हें जरूर देखिएगा। साथ ही यदि सेशन हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।